में जो जारी हुई, जिसमें एक पार्टी के नुमाइंदे ने दूसरे पार्टी के नुमाइंदे के ऊपर बाकायदा हमला कर दिया एक टॉक शो के अंदर। तो इनफरादी मामला हो या इज्तिमाई मामला हो, जता क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन सर्वे तो है, हम इसको बेसलाइन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। रिजवी साहब का जिक्र हुआ, धरने में उनका किरदार है। इमरान खान का जिक्र हुआ, धरने में उनका किरदार है। अदालत कह रही है रियासत के ऊपर हमला था, केस दोबारा से रिव्यू पिटीशन के अंदर है, लेकिन सर्वेस कुछ और ट्रेंड बता रहे हैं। योर टेक? जत्थाबंदी की सियासत का आपने जिक्र किया। जत्थाबंदी की सियासत के साथ एक जो बहुत ख़तरनाक काम हुआ इस मुल्क के साथ, वो ये था कि उसमें मज़हब का इस्तेमाल किया गया। और ये जत्थाबंदी की सियासत का आगाज़ हुआ 2012 से, जब ताहिर उल कादरी को कनाडा से इंपोर्ट किया गया और उनके ज़रिए यहाँ पे एक रिहर्सल धरना करवाया गया, इसलिए कि जो प्लानर्स थे उन्होंने ऑलरेडी ये डिसाइड किया हुआ था कि पार्लियामेंट ये तो 5 साल पूरे कर गई है, 2 वज़ीर-ए-आज़म, एक वज़ीर-ए-आज़म की कुर्बानी उस पार्लियामेंट को भी देनी पड़ी कि अगले जो 5 साल जो भी हुकूमत आएगी हम उसको चलने नहीं देंगे। और उन्होंने कामयाबी से ये काम किया। 2014 में धरना हुआ, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च हुआ। 2017 तक इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं था, या इस हद तक नहीं था। 2017 से लेकर आज तक इसको 6 साल और 4 महीने हो गए हैं। आप देख लें इस हाइब्रिड निज़ाम में और इस जत्थाबंदी के ज़रिए इस मुल्क की हालत क्या हो गई है। और इसमें जो मीडिया का इस्तेमाल किया गया ना, उसने लोगों के जहनों में वो जो मज़हब, देखिए मज़हब जो ऐसा एक चीज़ है, ऐसा हथियार है जिसका सबसे बुरा इस्तेमाल मज़हब का हो सकता है, और वो किया गया। और वो धरनों और जत्थों के साथ किया गया, ख़त्म नबूवत का मसला बना के किया गया। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जजमेंट के अंदर इसके ऊपर काफ़ी मुफस्सल अंदाज से बात भी की गई। तो जब इतनी आप बदनीयती हो इस मुल्क के साथ और उस पर मीडिया का इस्तेमाल मुसलसल किया गया, मैंने उस दिन बताया भी है हकीकत कि 2 या 3 टीवी चैनल्स की इजाज़त थी कैंटोनमेंट में और DHA में देखने की लोगों को, जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे मुसलसल। और वो जब आप खुद अपने लोगों को, मैं अपने घर में अपने बच्चों बाकी कोई चैनल कैंटोनमेंट्स में नहीं चलते थे, कैंटोनमेंट मैसेज की मैं बात कर, ठीक है, मैसेज की। और कैंटोनमेंट में जो 2 इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं वो नहीं चलते थे, जिनकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट थी। तो और DH में भी वो नहीं चलते थे, जिसका जजमेंट में भी जिक्र है, जियो और डॉन। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों को अपने घर में उनको एक ऐसी चीज़ टीवी पे दिखाता रहूँ जो उनको किसी और दुनिया में ले जाए, तो फिर मैंने वो नस्ल तो तबाह कर दी। अब आप जो मर्जी कर लें बाहर। तो ये सर्वे जो है ना, ये सर्वे वो जहर दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्शन जो मर्जी कर दें आपने कहा। पिछले 12 साल से इस मुल्क के साथ किया गया। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा की कोर्ट अपना जजमेंट, रिव्यू पिटीशन, अब साल करें जो मर्जी कर लें, इसमें वक्त लगेगा। तो कोर्ट भी कुछ ऐसा कर सकती है कि इस ट्रेंड को रिवर्स किया जाए, या आपके ख्याल में बहुत ही नैरो किस्म का पाथ है जिसको वो इस वक्त परसू कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या जस्टिस फायज़ ईसा जो हैं वो सब कुछ करेंगे इतने मुख्तसर सी मुद्दत में? 13 महीने का उनके पास टाइम है। एक कोशिश ज़रूर हुई है, बड़ी कामयाब कोशिश हुई है, और वो है जो लाइव टेलीकास्ट फुल कोर्ट का हुआ था, उसमें जिस लेवल की डिस्कशन हुई थी और जिस तरीके से रीजनिंग और आर्गूमेंट्स और दलील के ऊपर बात हुई थी, तो हमारी सोसाइटी में बड़ी प्लेजेंट सी एक सरप्राइज़ लोगों ने महसूस की, और ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग थे। अब ज़रूरत इस बात की है कि कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई है उसको अगर लाइव टेलीकास्ट किया जाए, उर्दू लैंग्वेजेस में किया जाए, बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में हमारी किया जाए, लोगों को मालूम हो कि पढ़े लिखे लोग किस तरह रीजनिंग के साथ बात करते हैं और जत्थाबंदी पे बिलीव नहीं करते। ये नहीं होता कि जिन लोगों के पास 50-60 बंदा है तो वो अपनी बात मनवाता है। होता यह है कि एक वकील भी अगर रोस्टम पे खड़ा है और अपने असूल पे डट गया है तो वो 15 के 15 जजों को भी पछाड़ सकता है। तो ये एक मिसाल हमने देखी, जस्टिस काजी फायज़ ईसा खुद रोस्टम पे अकेले खड़े होके उन्होंने अपने साथी, लेकिन हकीकत ये भी है जिसकी तरफ उन्होंने आज इशारा भी किया कि ये रिव्यू पिटीशन जो है 4 साल से नहीं लगी। और जिन जमातों ने या जिन अफराद ने या जिन पार्टीज़ ने रिव्यू पिटीशन फाइल की, अब वो धड़ाधड़ जिस अंदाज से फाइल करते धड़ाधड़ वो वापस भी ले रहे हैं। तो कोर्ट के सामने तो अपने जजेस का मामला भी है जिन्होंने ये रिव्यू पिटीशन नहीं लगाई, इन वकला का मामला भी है, उन अदालती लोगों का मामला भी है जो रिटायर होकर आराम से अपने घर पे चले गए हैं, हुकूमत का मामला भी है। और मैं जुबैर साहब के पास आऊँगा। हुकूमत वन लाइनर में ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो आपने पूछा था क्या कर सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर अमल दरामद करवा ले
और अमल दरामद का मतलब यह है कि लोगों को नज़र आए कि जो लोग उस धरने को सपोर्ट करने में मुलव्वस थे, जिन लोगों ने साजिश की, चाहे वो सरकार के थे, चाहे वो फौज के थे, अगर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो जाती है तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह की जत्थाबंदी की जो है वो पेशबंदी। However, there's a problem, और ये प्रॉब्लम लेके मैं ज़ुबैर साहब के पास आ रहा हूँ। ज़ुबैर साहब, मामला सिर्फ ये नहीं है कि जत्थाबंदी के ज़रिए आपकी हुकूमत का गला दबोचा गया और उसका मैंडेट जो है उसका सबवर्ट किया गया, मिनिस्टर्स की रेजिग्नेशंस ली गई। मसला ये भी है कि आपकी हुकूमत की तरफ से जब भी हम बात करते हैं, हम नुमाइंदगान से, इसी स्टूडियो के अंदर खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे और हमसे तफसीलात मांगते हैं, तो अभी भी हॉकी खेल रहे हैं कि आप एहसन इकबाल से बात करें, वो वफाकी वज़ीर दाखिला थे, तफसीलात नहीं बताते हैं। और ये जो मुआहदा है जो मेरे ख्याल में हमें दिखाना चाहिए, जो फैज़ाबाद धरने के बाद मुआहदा हुआ, ये तो उस जत्थाबंदी को मुकम्मल तौर पर इंडोर्स करता है। बदकिस्मती से इसके ऊपर आपकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला के दस्तखत मौजूद हैं। सो हम ये आर्गूमेंट कर रहे हैं कि जत्थाबंदी जो है नहीं होनी चाहिए, बट हियर इज़ अ डॉक्यूमेंट जो आपकी हुकूमत ने खुद साइन किया है। नहीं, मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को भी देखना चाहिए कि हमारी हुकूमत को कैसे फोर्स किया गया था। मैं वो याद दिलाने के लिए कि हमारी हुकूमत के पास पावर कितनी थी, आपको याद है मियां नवाज शरीफ का एक केस लगा था आई थिंक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, और इंटीरियर मिनिस्टर थे एहसन इकबाल साहब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और उनको एक अफसर ने जो आप कह सकते हैं मच जूनियर और मातहत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थे, उन्होंने उनको अंदर जाने से रोक दिया था और बड़े नाराज़ होकर एहसन इकबाल वहाँ से वापस आए थे बड़ी बहस करके कि जी मुझे अंदर जाने दें। सो दिस वाज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। 2017 जुलाई 28 को जब डिस्क्वालिफिकेशन हुई है मियां नवाज शरीफ की, पावर रियली हैड स्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड, और हमने ये बहुत दफ़ा डिस्कस किया था इंटरनली कि क्या हमें डिसॉल्व करके इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट मीन्स नथिंग कि अभी हम जो बैठे हुए हैं ज़बरदस्ती 1 साल अभी रहता है इलेक्शन में। और उसमें एक व्यू पॉइंट था जो प्रिवेल किया था कि जी हमने जो कमिटमेंट एक की है बिजली के कारखानों के हवाले से, बिजली लाने के हवालों से, वो अपने लास्ट स्टेजेस पर है। आई थिंक उसकी वजह से वो एक सेंस प्रिवेल किया। बसत एहतराम जो कि माजी की बात कर रहे हैं, जो पहली मुआहदे की शिक है वो बड़ी दिलचस्प है, हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे, नाजरीन के लिए भी पढ़ना चाहेंगे। वफाकी वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद, जिनकी वजारत के ज़रिए इस कानून की तरमीम पेश की गई, फौरी अपने ओहदे से बरतरफ मुस्ताफ़ी किए जाएँ। तहरीके लबैक इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई फतवा जारी नहीं करेगी। मतलब अगर कैपिचुलेशन है तो उसका मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोई और रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। तो कोर्ट ऐसे मामले में कब क्या करे जब हुकूमतें खुद अपना मैंडेट जो है वो जत्थे वालों के हवाले करते हैं कि फतवे के डर से आप खामोश होकर बैठ जाते हैं? अच्छा, सिर्फ जत्थे वालों के, आई थिंक वो पूरे पीरियड जो 2013 से 18 था उसमें ज़ाहिर है ज़ाहिद हामिद ने सिर्फ रिज़ाइन नहीं किया था। आपको पता है डॉन लीग्स के केस में फ़ातमी साहब को रिज़ाइन देना पड़ा था, परवेज़ रशीद साहब को रिज़ाइन देना पड़ा था, एक ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट को रिज़ाइन देना पड़ा था। मुशाहिदुल्लाह साहब मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया था BBC को। सो वो आप ये सारा जो माहौल था ना, इसमें तो मैं हैरान इस चीज़ पर होता हूँ कि इस सब के बावजूद जो 2014 से शुरू हुआ था माहौल दबाव का और सख्त एहतसाब हमें बिल्कुल घेर लिया गया था, हमने फिर भी इतनी चीज़ें डिलीवर कर दी थी। ये एक बिल्कुल मिरेकल से कम बात नहीं है कि वी वर एबल टू डिलीवर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट सो मच। अगर वो सब ना होता तो फिर हमारे लिए कितना आसान होता।